हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली है द प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। देखिए, जीएसटी का बेसिक क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है जीएसटी के, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वैट के टाइम पे भी था और सेम उसी बेसिक और उसी प्रिंसिपल पे जीएसटी भी बना। जीएसटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है पहले से, बस एक नया एक्ट बना और गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ दिया गया। लेकिन उसका जो बेस था, जो उसका बेसिक प्रिंसिपल थे, उसको चेंज नहीं किया गया कभी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल टर्म्स में। मैं जिस तरीके से समझाऊंगा, अगर आप उस तरीके से समझ गए तो भले ही आप एक्ट बाद में पढ़िए, उसको समझने के लिए कुछ भी करिए, लेकिन ये एक शुरुआती चीज़ अगर आप समझ सकते हैं और समझ गए तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी चीज़ के लिए। तो आप मेरी स्क्रीन देखिए, तो इसमें मैंने एक चार्ट बना रखा है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है एंड कस्टमर है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में सबको ये पता है कि जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है लास्ट में, सबसे लास्ट जो आके बेच नहीं रहा है, जिसने प्रोडक्ट खरीदा और उसने उसी समय कंज्यूम कर लिया, तो माना यह जाता है कि टैक्स वही देता है। तो उसी को लेते हुए आज मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ वीडियो को, तो आप इसको समझिएगा। देखिएगा, मैंने यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स जो लिया है वो 5% लिया है कमोडिटी का। एंड मैन्युफैक्चरर ने डिफरेंट वेंडर्स से रॉ मटेरियल ख़रीदा, उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड बनाया। उस फिनिश गुड्स की जो वैल्यू रखी वो रखी 100 रुपये। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपये में उसका प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसमें उसने 5% जीएसटी लगाया और 105 रुपये का उसने सेल कर दिया। किसको सेल किया? होलसेलर को। जब वो सेल करेगा तो उस सेल को रिपोर्ट करने के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? जीएसटीआर 1। सेल जो होती है वो जीएसटीआर 1 में जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी आपको? 100 रुपये का प्रोडक्ट जिसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल है, उसने 5% जीएसटी लगाई, एक बिल काटा 105 रुपये का और उसने होलसेलर को भेज दिया, ठीक है। और उसने जब अपनी सेल रिपोर्ट करनी चाहिए किसी रिटर्न में, जीएसटी के रिटर्न में, तो उसके लिए उसको कौन सा रिटर्न भरना पड़ा? जीएसटीआर 1, ठीक है। अब आते हैं होलसेलर के ऊपर। देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा, ठीक। जब उसने माल खरीदा तो उसकी कॉस्ट क्या थी? 100 रुपये का माल उसने खरीदा और कितने रुपए का जीएसटी वो दे के आया था? 5 रुपये का। तो कॉस्ट जो होती है वो कभी भी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी नहीं होती है। जिस वैल्यू पे उसने माल खरीदा वही उसकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाती है। हमेशा कॉस्ट जो देखी जाती है वो विदाउट टैक्स पोर्शन हटा के देखी जाती है। मतलब कभी भी टैक्स को कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट उसकी 100 ही मानी जाएगी, क्योंकि वो जब मैन्युफैक्चरर ने बेचा था तो वो 100 रुपये का था, जीएसटी 5 रुपये की थी, तो उसने 5 रुपये की जो जीएसटी थी वो होलसेलर के लिए इनपुट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनपुट। देखिए, कॉस्ट वही 100 रुपये है और जो ये जीएसटी 5% जो था वो होलसेलर के लिए इनपुट माना जाएगा, जिसको हम शॉर्ट एब्रीविएशन में आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम कोई माल खरीदते हैं किसी से, सपोज मैं होलसेलर हूँ, मैंने कोई एक माल खरीदा होलसेलर से, होलसेलर ने मुझे 105 का बिल काट के भेजा कि भाई ये आपका 105 रुपये का बिल है, आप ये पे करिए। मैंने 105 रुपये मैन्युफैक्चरर को भेज दिए कि भाई ये आपका बिल जो है वो मैंने पूरा पे कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे जो 100 रुपये होगा वो मेरी कॉस्ट होगी, और 5 रुपये जो होगा वो इनपुट होगा, ITC। मेरी कॉस्ट 105 रुपये नहीं होगी, मेरी कॉस्ट 100 रुपये होगी, और 5 रुपये तो GST का पोर्शन है, वो कभी मेरी कॉस्ट नहीं बन सकती। ठीक है, पहला पॉइंट। जो इनपुट होगा उसको हम कहेंगे ITC, परचेज पे जो मैं टैक्स दे के आया हूँ मैन्युफैक्चरर को, वो मेरे लिए इनपुट बन जाएगा, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। चलिए, अब मेरा क्या काम होगा भाई, मैंने माल तो खरीद लिया, अपनी दुकान में लगा भी दिया, अब इसको मुझे आगे बेचना भी पड़ेगा। तो होलसेलर ने उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिटेलर को बेचा। यहाँ पे कितने का बेचा भाई? अब मैं माल कोई चीज़ 100 रुपये का खरीद के लाया हूँ, उसमें मैं अपना प्रॉफिट भी जोड़ूंगा। टैक्स को छोड़ दीजिए, 5 रुपये जो टैक्स है वो अलग रखिए उसको अभी। अब उस 100 रुपये में मैं 10 रुपये का प्रॉफिट मैंने जोड़ा, मेरी कॉस्ट क्या हो गई? 110 रुपये। 100 रुपये का मैं माल लाया, 10 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा, 110 रुपये मेरी कॉस्ट हो गई। अब 100 रुपये के माल में 10 रुपये का मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, 110 रुपये जो है वो कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट हो गया, कि भाई ये मैंने तय कर लिया कि 110 रुपये का मुझे माल बेचना है। अब मैं जब रिटेलर को माल बेचूंगा तो उसमें मैं GST भी लगाऊंगा। भाई मैं अपना बिल फाड़ूंगा तो कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट, और फिर उसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। तो 110 रुपये जो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जोड़ने के बाद आया, उसमें मैंने 5% का टैक्स लगाया, GST। तो 110 पे 5% कितना आया? 5.5 रुपये। तो मैंने 115 रुपये .50 सेल कर दिया रिटेलर को। किसको बेचा मैंने? ₹115.50 का मैंने रिटेलर को बेच दिया। 110 प्लस 5% GST, और मैंने बिल फाड़ा ₹115.50 रिटेलर को। अब इसमें आइए, अब जब मैं अपना GSTR 1 भरूंगा, होलसेलर जब अपना GSTR 1 भरेगा, सेल दिखाएगा, तो वहाँ पे जनरली अब होता क्या है कि जो इनपुट होती है, जब मैंने माल खरीदा था तो मैंने 5 रुपये दिए थे मैन्युफैक्चरर को, तो वो 5 रुपये मैं कैसे चेक करूँगा? उसके लिए कोई रिटर्न नहीं होता है, उसके लिए होता है GSTR 2A। उसमें होता क्या है कि मैंने जिन जिन पार्टियों से माल खरीदा है, और सपोज मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो मैन्युफैक्चरर मेरे ऊपर बिल फाड़ेगा और मेरी सेल चढ़ाएगा, मेरे नाम से सेल चढ़ाएगा अपने रिटर्न में, तो मेरी वो परचेज हो गई। तो मैं अपनी परचेज कहाँ चेक करूँगा? GSTR 2A में मैं ये चेक करूँगा कि ये पर्टिकुलर बिल जो मैंने मैन्युफैक्चरर से लिया है वो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये होता है। तो जो ये 5 रुपये का आपको इनपुट यहाँ पे दिख रहा है, ये GSTR 2A में दिखेगा, GSTR 2A में दिखेगा। ठीक है। अब होलसेलर ने बिल फाड़ा, उसकी डेट आ गई रिटर्न भरने की, GSTR 1 आ गया, तो भाई वो अपनी सेल दिखाएगा, जो उसने रिटेलर को काटी है वो अपनी सेल दिखाएगा अपने रिटर्न में GSTR 1 में। तो ये 5.5 रुपये जो है टैक्स कैसे दिया जाता है, अब ये समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने जो पैसा टैक्स चार्ज किया रिटेलर से वो 5.5 था। ठीक, जो मैं इनपुट, जो मैं 5 रुपये पहले मैन्युफैक्चरर को दे के आया था माल खरीदते समय, वो था 5 रुपये। तो आउटपुट में से इनपुट को जब हम घटाएंगे तो बचेगा 50 पैसे। मेरा टोटल टैक्स था 5.5। इस 5.5 में
मैं ऑलरेडी 5 रुपये जो है वो मैन्युफैक्चरर को दे चुका हूँ। अब मुझे देना कितना है, 50 पैसे। वो 50 पैसे का मैं चालान बनाऊंगा और गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो टैक्स आप वसूलेंगे कस्टमर से या रिटेलर से बेचते समय, उस टैक्स में से आप अपने परचेज की इनपुट को घटाएंगे, फिर जो टैक्स निकलेगा वो पर्टिकुलर डिफरेंस अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि 5.5 रुपये में से हम 5 रुपये इनपुट का घटाएंगे, क्योंकि मेरी सेल पे देखिए, आप खुद ही देखिए 5.5 रुपये टैक्स निकला, तो मैं ये पूरा टैक्स नहीं दूंगा गवर्नमेंट को। मैंने जो इनपुट क्लेम किया है परचेज पे, मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक तरीके का बेनिफिट होता है, ये दिखना ज़रूरी होता है GSTR 2 में। अगर ये नहीं दिखा, सपोज मैन्युफैक्चरर ने कुछ गलती करी और सेल काटी लेकिन आपके नाम से नहीं काटी और 2A में नहीं दिखा, और ये पर्टिकुलर इनवॉइस आपके 2A में नहीं दिखा, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नोटिस आ जाएगी। फिर आपको पूरा 5-5.5 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, आपका डबल टैक्स हो जाएगा। आपने दिया तो मैन्युफैक्चरर को 5 रुपये, लेकिन उसने चढ़ाया नहीं, तो आपकी जेब से पहले ही 5 रुपये चले गए परचेज करते समय, और जब चढ़ा नहीं जी, आपके 2A में दिखा नहीं, तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिला। तो इससे क्या होगा कि आपको 5.5 रुपये फिर पूरे देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी परचेज जो है वो टाइम टू टाइम देखनी पड़ेगी, मैच करनी पड़ेगी अपने इनवॉइसेस से, कि भाई मैंने जो परचेज किया वो दिख रहा है कि नहीं, तब क्योंकि आप उससे ITC क्लेम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई 100 रुपये का माल जब जो मैंने ख़रीदा था वो मैंने प्रॉफिट के साथ बेचा 110 रुपये का। 110 रुपये पे मैंने GST लगाई, 5.5 रुपये मेरा टैक्स निकला। उस 5.5 रुपये में मैंने ITC को एडजस्ट किया, जो मैं पहले दे के आया था वो मेरे 2A में दिखनी चाहिए, बिल्कुल दिखनी चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो 50 पैसे का चालान आप बनाएंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो प्रिजम्पशन क्या आता है कि सपोज 100 रुपये का माल तो आपने खरीद लिया, तो ज़रूरी तो है नहीं कि भाई पूरा माल आपका बिक जाए, क्या पता आपने 80 रुपये का बेचा और 20 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हो। तो सपोज आपने 80 रुपये का माल बेचा, 10% आपने प्रॉफिट ले लिया, 8 रुपये, आपका जो माल है वो 88 रुपये का हो गया। आपने उस पर GST लगाई, 4.4 आपकी GST आई, 5%, तो आपकी जो सेलिंग वैल्यू निकली वो 92.40, 92.4 निकली। आपने सपोज 92 रुपये का माल जो है रिटेलर को बेचा, 92.4 का, पूरा माल नहीं बेचा, 80 रुपये का बेचा। ज़रूरी नहीं कि जो आप माल खरीद के लाएं वो पूरा बेच दें, क्लोजिंग स्टॉक भी बचता है। तो इस केस में क्या हुआ, ITC तो आपको पूरी मिलेगी, क्योंकि आप लाए तो माल 100 रुपये का था, टैक्स आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को 5 रुपये दे ही चुके हैं, तो आपके 2A में ये दिख रहा होगा 5 रुपये। माल आपने पूरा बेचा नहीं, लेकिन आपने 80 रुपये का माल बेचा, 10% प्रॉफिट लिया, 5% टैक्स लगाया। तो अब क्या सिनेरियो बनेगा, आउटपुट तो आपका 4.4 है, टैक्स आप ऑलरेडी 5 रुपये दे के आए हैं, टैक्स आप ऑलरेडी 5 रुपये पे कराए हैं, टैक्स आपका निकल कितना रहा है सेल पे 4.4, आप दे के कितना आए हैं 5 रुपये। तो 60 पैसे जो होगा वो आपका ऑलरेडी बेनिफिट जो है वो आपका नेक्स्ट क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर आपका कोई टैक्स नहीं निकलेगा। ये 60 पैसे आपका नेक्स्ट क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर उस समय वो ITC आपकी जो है वो 60 पैसे दिखेगी। 4.5 रुपये तो एडजस्ट हो गई, आपने क्लेम कर ली, तो अब आपके लेजर में कितनी दिखेगी ITC, 60 पैसा, ठीक है। फिर आते हैं रिटेलर पे, सेम वही केस, रिटेलर को कॉस्ट कितनी पड़ी 110 रुपये की, क्योंकि इन्होंने होलसेलर ने 100 रुपये प्लस 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ के 110 रुपये का माल बेचा था रिटेलर को। टैक्स का पोर्शन मैं अलग लिख के दे रहा हूँ, 5.5 रुपये। कॉस्ट इनकी कितनी हुई 110 रुपये, इन्होंने भी जो है 10% का प्रॉफिट लिया, और इनका जो आ गया कॉस्ट वो 121 रुपये आ गई। अब ये भी बेचेंगे ना, क्योंकि रिटेलर भी बेचेगा आगे कस्टमर को, क्योंकि रिटेलर के बाद अब कस्टमर ही आएगा, ठीक है।
तो 110 का माल तो अब आते हैं रिटेलर पे। देखिए रिटेलर भी सेम पैटर्न पे चलेगा। रिटेलर में क्या है कि रिटेलर की कॉस्ट कितनी हो गई, 110 रुपये। ठीक है, भले ही उसको बिल 115 का .50 का मिला होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, जीएसटी कभी भी नहीं लगाई जाती, उसको अलग रखा जाता है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे जुड़ती है। कभी भी आप जो है ये गलती मत करिएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस जीएसटी, फिर उसके बाद आप अपना जीएसटी लगा रहे हैं। कोई भी आपको इन्वॉइस, कभी आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, इन्वॉइस मिलेगा तो आप जीएसटी को अलग रखिएगा। जो आपकी कॉस्ट होगी उसमें आप प्रॉफिट जोड़ेंगे हमेशा। तो रिटेलर की कॉस्ट कितनी हुई, 110 रुपये, और जो उसने टैक्स दिया था इनपुट खरीदते समय मैंने होलसेलर से, वो था 5.5 रुपये, वो अलग रख दिए। ठीक है, अब कॉस्ट में 10% का प्रॉफिट जोड़ा। ठीक है, बेचते समय, अब ये बेच रहा है, सेल कर रहा है बाय द वे, मैं बता दूँ, तो 121 रुपये इनका निकल आया कि भाई अब 110 रुपये का मैंने ख़रीदा, मैंने अपना 10% प्रॉफिट जोड़ लिया, अब मैं इस पर टैक्स लगाऊंगा। तो इन्होंने 5% नॉर्मल टैक्स लगाया, तो इनका टैक्स निकल कर कितना आया, 6.05 आउटपुट। परचेस पे जो मैंने टैक्स पार्टी को दिया वो इनपुट कहलाता है। सेल पे जब मैं टैक्स वसूलूंगा कस्टमर से तो उसको आउटपुट कहते हैं। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो मेरी जो बिल मैं अब दूंगा कस्टमर को वो 127.05 का बिल दूंगा। अब रिटेलर अपना रिटर्न भरेगा, GSTR1 फाइल करेगा। आउटपुट कितना हुआ उसका, 6.05 लेस इनपुट 5.5। अब उसको गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है, 0.55। इट इज़ एज क्लियर एज दैट, मतलब आउटपुट में से इनपुट को हमेशा माइनस करना है, तभी जो अगर टैक्स निकल रहा है तो आप गवर्नमेंट को देंगे। सिंपल इसी में। अब इन्होंने सपोज पूरा माल नहीं बेचा, 90 रुपये का माल बेचा, इनपुट इनके पास पूरा ही मिलेगा। इन्होंने GSTR2 जो है अपना चेक करा होगा, बिल्कुल चेक करा होगा, उसमें इन्होंने क्लेम कर लिया कि हाँ भाई मेरा इनपुट दिख रहा है मुझे। कॉस्ट, अब इन्होंने सपोज सेम सिनेरियो है, पूरा माल नहीं बेचा, 90 रुपये का माल बेचा, 90 रुपये पे 10% प्रॉफिट लगाया, उस पर टैक्स लगाया 5%। तो अब जब ये अपना रिटर्न भरेंगे तो आउटपुट इनका कितना हुआ, 4.95, इनपुट कितना हुआ 5.5 प्लस 6 इनके पास जो ये कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा था, नहीं सॉरी, $4.95 का आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया 5.5 का। अब आउटपुट कम है इनपुट से, तो बचा हुआ जो मेरा बेनिफिट होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कस्टमर को कितना हुआ, 127.05। ये लास्ट वैल्यू है, लास्ट कॉस्ट है जो कस्टमर ने, अब ये कस्टमर इसके आगे तो बेचेगा नहीं, उसने कंज्यूम कर लिया। अब आप ये देखिए, इस 127 में सारे टैक्स जुड़े हुए हैं, जितने इधर से इधर हैं, ये जितने टैक्स आपको आउटपुट के दिखे ये सब इसमें जुड़े हुए हैं। पैसा किसने दिया लास्ट में, कस्टमर ने। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि रिटेल ने अपनी जेब से दिया हो या होलसेलर ने अपनी जेब से दिया हो या मैन्युफैक्चरर ने अपनी जेब से दिया हो। जो लास्ट में कंज्यूम करेगा पैसा वही देगा, टैक्स वही देगा। अब इसमें आपको एक बहुत पते की चीज़ मैं बताता हूँ कि जीएसटी आने से पहले वैट था, और वैट का फुल फॉर्म क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसमें एक जो छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि 10 रुपये का जो प्रॉफिट था, इस पे अगर आप 5% निकालें,
10 रुपये पे आप निकालिए 5% कितना हुआ। 10 रुपये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 10 रुपये का 5% कितना आया? 0.5। आपने टैक्स कितना दिया? 0.5। तो एक हमेशा बेसिक प्रिंसिपल यही था कि जो प्रॉफिट आप जोड़ेंगे सिर्फ उस पे ही जीएसटी देना है। सारी कैलकुलेशन आप दुनिया भर की कर लीजिएगा, लेकिन उसका पूरा सार एक यही निकल के आएगा कि जो प्रॉफिट आपने जोड़ा है सिर्फ उसी पे टैक्स निकलेगा। ना यकीन हो तो दूसरे पे देख लीजिए। 11 रुपये था, मैं कैलकुलेटर फिर से अगर लगाऊं, 11 रुपये पे 5% 0.55। तो हमेशा प्रॉफिट पे ही जीएसटी देना होता है, किसी और वैल्यू पे नहीं होता है। अगर आप जीएसटी पे जीएसटी लगा देंगे तो उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स कभी नहीं लगता। ये आप देख रहे हैं ना कि मैं आपसे बार बार यही एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कॉस्ट पे लगाना होता है टैक्स। कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़िए फिर टैक्स लगाइए। अब सपोज अगर मैं 105 पे लगा दूँ, इसमें इनपुट भी जोड़ दूँ, फिर प्रॉफिट जोड़ूँ, फिर टैक्स लगाऊँ, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। आप टैक्स के ऊपर टैक्स कभी नहीं लगा सकते, कभी नहीं, नेवर। ये वैट से पहले होता था, जब सेल टैक्स और पहले था, ये उस टाइम पे था कि नहीं था आई डोंट नो, बट ये मैंने पहले पढ़ा है कि ये पहले होता था, तभी वो वैट आया था बाद में। तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट जोड़िए फिर टैक्स लगाइए। और इसका बेसिक प्रिंसिपल यही था कि जो प्रॉफिट आपने जोड़ा है सिर्फ उसी पे टैक्स देना होता है। 10 रुपये जो आपने प्रॉफिट जोड़ा था, आप घूम फिर के देखिए आपके पास वही आएगा कि आपने 0.5 टैक्स दिया गवर्नमेंट को। इस पर भी 11 रुपये था तो आपने 55 पैसा टैक्स दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो और तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मेरे पे कमेंट करिए कि कुछ क्वेरी हो तो आप पूछिए, कोई डाउट हो जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड आप पूछिए मुझसे। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो मैं रिप्लाई प्रिपेयर करता हूँ लिटिगेशंस के लिए, मैं उस पर भी कुछ अच्छी वीडियो बना के आपके लिए ऐसे ही ला पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।